हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो आपको पता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक करंट आपको बता रखा है कि उनके अंदर क्या क्या बातें आपको याद रखने हैं। अब ये कहोगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट हमें याद नहीं है, उसमें बड़े सारे न्यूमेरिकल है, तो क्या ये चैप्टर हम नहीं कर सकते? नहीं, कर सकते हैं आप। ऐसा है कि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपका न्यूमेरिकल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है बस इतना जाने हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब, यहाँ पे हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक और मैग्नेट का जब एक जगह पे रखे जाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिना इसके अंदर पूरा हम अंदर घुसे, डिस्क्रिप्शन के अंदर घुसे हुए, बस हम ये जानना चाहते हैं कि मैग्नेट के बारे में थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जाननी चाहिए कि भाई मैग्नेट क्या होता है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसमें भी हमें ये नहीं कि आप नहीं जानते हो कि भैया ये एक मैग्नेट है और इसका एक तरफ नॉर्थ है और दूसरा साउथ पोल होता है, ठीक है। तो ये सबको पता है, ये बार मैग्नेट है। और ये मैग्नेट अपने बचपन में ही बहुत सारे मैग्नेट, डिफरेंट टाइप का सिलेंड्रिकल मैग्नेट या कोई भी टाइप का मैग्नेट आपने देखा होगा। बचपन में आपने देखा होगा कि मतलब कोई भी डिवाइस होता है उसके अंदर मैग्नेट हुआ करता था, रेडियो हो चाहे आप माइक्रोवेव हो, सब में आप जानते हो मैग्नेट का बहुत यूज़ करते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिक बेल हो, कहीं पे क्या होता है कि हम मैग्नेट बनाते हैं और कहीं पे ऑलरेडी मैग्नेट देना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो हम इसके बारे में पता है कि मैग्नेट क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। और जितनी भी जगह का मतलब मैग्नेटिक ये फील्ड है, फील्ड का मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई नेल है, आयरन नेल है, जिसको अगर ये नहीं अट्रैक्ट कर रही है और यहाँ रखते ही इसको अट्रैक्ट कर लेती है, इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया है, जिस एरिया से वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप रखते हो तो वो अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट अपने आसपास जितनी डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जिससे को खींचा जा सकता है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन इसके अंदर है। तो मिला जुला के 10 से नीचे ही कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो इसके क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट से पढ़ना क्या है। सर ये एक कंडक्टर है, देख लो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बीच में क्या किया है, एक कंपास नीडल को रखा है। अब कहोगे सर कंपास नीडल क्या है, मैं सिंपल बता देता हूँ। कंपास नीडल को रखने का मतलब है कि भैया ये जो कंपास नीडल है वो एक्चुअल में एक जगह पे ऐसे रखा हुआ है और इसके पास कोई भी इफेक्ट, मतलब कोई फोर्स हम लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब ये ऐसे फ्लैक्स करेगा। ये फ्लैक्स करने का मतलब है इसमें फोर्स लगाया, फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये पोटेंशियल रहेगा, मतलब एक ही स्टेट में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जैसे इसको कोई किधर से भी फोर्स लगेगा तो ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में एक फ्लैक्चुएशन प्रोड्यूस करेगा। तो कंपास नीडल है, आपने देखा होगा पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इस समय लगा रहता है, तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने आप घूमता रहता है और डायरेक्शन को बताता है। तो ये कंपास नीडल है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमने स्विच ऑन करा तो ये क्या होगा, फ्लैक्चुएट हुआ। तो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के आसपास अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिसिटी अपने एरिया के पास तो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी दूसरा मैग्नेट या आता है तो उसमें क्या होता है, फ्लैक्चुएशन होती है, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट करता है। तो इससे पता चलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस हुआ जो मैग्नेट का इफेक्ट है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट करने का कारण ये है कि हो सकता है कि इसको ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चूंकि यहाँ पे फिक्स है तो ये यहाँ जा नहीं सकता, ठीक है, तो वो फ्लैक्चुएशन को दिखाता है, राइट। क्लियर है, बस हम समझ गए कि अच्छा इलेक्ट्रिक एरिया में मैग्नेटिक एरिया को रखेंगे तो डिफ्लेक्शन होगा। ये इतना बड़ा मतलब समझ सकते हो कि रिसर्च था कि इससे बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए, जितना फैन, मोटर्स, पानी खींचने वाले जितने मोटर्स है या इलेक्ट्रिक जनरेटर, सब इनके कमाल से बनाया गया। सोचो अगर ये वाला इन्वेंशन नहीं हुआ रहता तो हम क्या करते, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, हम आज इस तरह से चीज़ें नहीं कर सकते थे। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसी के कारण से आज हम इन सभी चीज़ों का यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। यही महानुभाव है
हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड 1970 80 51 तक वो जिए थे, और इनसे एक रिसर्च ये हो गया, एक ऐसी घटना इनके सामने हुआ जिनसे कि ये मतलब ये ऐसा नहीं कि सोच के कर रहे थे, एक्सीडेंटली हो गया। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक एरिया है, वहाँ पे किसी मैग्नेटिक एरिया को ले गया होगा, या कोई सर्किट है, उस सर्किट में उसने क्या किया, कुछ गैल्वेनोमीटर या कुछ ऐसा रखा होगा, देख रहा है बार बार फ्लैक्चुएट क्यों कर रहा है भाई, हटा दे रहा है तो स्टैटिक जरा यहाँ ला रहे हैं, धो रहे, तो उससे पता चला अच्छा ये इस तरह ये इफेक्ट हो सकता है। ऐसा एक इस तरह का इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट का जो है ना, ये एक्सीडेंटली कह सकते हो आप कि भैया ये जो रिसर्च था वो एक्सीडेंटली था। मतलब याद है ना 1820 में एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट द कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द मेटालिक वायर। तो बार बार जा रहे, ये आश्चर्यचकित हो गए हैं, और इन्होंने फिर लास्ट में इन्होंने अपना ये इसी बेस पे क्या कि इस टेक्नोलॉजी के बेस पे रेडियो बना, टेलीविज़न बना, फाइबर ऑप्टिक, सारी बातें इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के स्टैंड पे बना दिया। तो ये एक्सीडेंटली रिसर्च था, वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन फिर भी नेम जरूर याद कर लेना, ताकि आजकल ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, तो हो सकता है पूछ दे कि फर्स्ट टाइम किसने ये डिस्कवर करा था, राइट, और पूछे तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी हमने दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, कोई भी मैग्नेट अपने आसपास जितनी ही डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को वो खींच पाती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनती है। तो आप इसमें देख लेना, डिफिनेशन है द एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स इज कॉल्ड नॉर्थ। वो तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखा रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको दिस वन, अगर मान लीजिए यहाँ तक के ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है इनको खींच रही है, मान लो यहाँ का ऑब्जेक्ट है, इसको अपनी ओर खींच लेगी, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको अपनी ओर खींच लेगी, तो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो एरिया है जो दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, तो सर इस फील्ड के आसपास है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको अगर दिखा है तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे लाइन बन जाती है, मतलब यहाँ पे ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही आता है। मतलब जानिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मतलब नॉर्थ, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है, मतलब ये नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा ऐसे करके, ठीक है, सारे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये नहीं कह सकते इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक एरिया नहीं है, इस जगह पे अगर एरिया नहीं है तो अपने आप ये यहाँ से देखो कट हो गया, यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ से इस साइड को ये पूरा नहीं कर पाया। मतलब क्या, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ रहे बात को। अब आती है बात कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मान लो 10 ऊपर है तो 10 नीचे है, लेकिन यहाँ पे 20 25 50 हो सकते हैं इस एरिया पे। बेशक यहाँ से पूरा नहीं हुआ है, हाफ हुआ, लेकिन ये ज्वाइंट, मतलब इस जगह पे ज्वाइंट नहीं है, बट ये निकलता इधर से, तो यहाँ भी समझो लिंक हो रहा है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है। बड़े पूछ रहे थे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो पहला बात है, आप ध्यान से समझिए कि पहला पॉइंट हमने देखा कि सर इसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ होता है, रियली में नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। दूसरा, एवरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो भी लाइन है वो एवरी लाइन ईच अदर पैरेलल होते हैं, मतलब सबके बीच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये जो फील्ड लाइन है मैक्सिमम किस एरिया में होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम जो होता है वो पोल एरिया में होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे मैक्सिमम होगा और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। एंड बस ये 3-4 पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आप याद कर लेते हैं तो हमें क्या होगा कि हमारे लिए आसान हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में लिखना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वैसे आप देख लीजिएगा। पहला देखिए यहाँ पे होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज क्वांटिटी दैट द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव इनसाइड, देयरफॉर इट इज टेकन by convention that the field line emerges from north to south, है ना, and the field line inside the magnet, the direction of the field line is from of south pole to its north pole, है ना। thus the magnetic field line are closed, है ना, closed curve। the relative extent of the magnetic field line जिसको बोलते हैं डिग्री, मतलब मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है,
अगर आप ये देखते हो, ये मान लो मैग्नेट है, इस जगह पे अगर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ऐसे करके जाता है, नॉर्थ टू साउथ मान लीजिए जा रहा है सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो आपने ऑलरेडी पीछे देखा है, यहाँ पे देखो है ना, डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ टू साउथ है। अब अगर कहेंगे कि जो मैक्सिमम डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे होगा, तो डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है, डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो कहाँ पे होता है, तो वो पोल एरिया में होता है। और ये ऐसा नहीं कि जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं हो रहा है, अगर हम इसको मिलाना चाहे, ये नहीं मिला क्यों, क्योंकि इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, फील्ड यहीं तक काम कर रहा है, इसलिए ब्रेक डाउन, ये ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये साउथ से इनसाइड में, अगर कोई बोले आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन है, तो इनसाइड में कैसा डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ। ये भी याद रखिएगा बात, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ है, तो इनसाइड में क्या है, साउथ टू नॉर्थ है। देखते हैं, यही बात लिखा होगा। नोट दैट द एरो मार्क्ड ऑन द फील्ड लाइन, फील्ड लाइन को डिनोट करता है। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल, दस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व। सो क्लोज्ड कर्व होता है, बाहर बेशक जो देखा है ऊपर कलर कट हो गया है, क्योंकि वहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस ही नहीं था। अब दूसरा बात आती है, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, क्या देखो, नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, दे डू नॉट वुड मीन दैट द पॉइंट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो 3 पॉइंट याद कर लिए कि सर नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यस, एंड मैक्सिमम द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेयर इट द पोल एरिया। सो ये 3 4 5 पॉइंट है जिसको याद कर लो, डायग्राम भी याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन बिना लिए हुए ये याद कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें वही कंडक्टर दिखाया हुआ होगा, देखो यहाँ पे पहले डायरेक्शन देखो करंट का कैसा है, करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन जैसा भी हो, इसकी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है देखो यहाँ पे, वो डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, ईस्ट है ना, मतलब नॉर्थ, यहाँ पे देख रहे हो ईस्ट और इधर नॉर्थ ऐसे, ठीक है, तो डायरेक्शन ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इसकी करंट चेंज कर दिया, तो क्या हो गया, वेस्ट नॉर्थ है ना, वेस्ट, ये देखो वेस्ट, ईस्ट में इधर था, ईस्ट में इधर वेस्ट, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन हो रहा है, वेस्ट टू नॉर्थ। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज्ड, ठीक है, तो लिखेंगे कि डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज ऑल्सो चेंज, बस इतना बात याद रखना है। तो ये डायग्राम वही चीज़ दिखाता है, ठीक है ना, कि कंडक्टर में अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑल्सो विल चेंज। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। अब इस पर एक रूल्स बनता है स्ट्रेट कंडक्टर में, ध्यान रखो, यहाँ पे देखो वेरिएबल डिस्टेंस है, यहाँ पे हम अगर इसको दिखाएं तो राइट हैंड थंब रूल्स आता है, इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये बातें समझिए। मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, एक वायर है, और उस वायर से अगर कोई बोलेगा कि करंट पास हो रहा है, स्ट्रेट लाइन से करंट पास होगा, तो ये वायर है, अगर करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, अगर हम थंब को ऊपर की तरफ रखते हैं, राइट हैंड के थंब्स को ऊपर रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द फिंगर होता है, ठीक है, अलोंग द फिंगर होता है। ये यहाँ पे समझाया है कि भैया एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, इस कंडक्टर के अंदर क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर जो है हम, ये जैसे लाइट ऐसे पास हो रही है, इसमें देखो इस तरीके का इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अलोंग द फिंगर, अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसा होगा, तो सोच लो एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है ना, समझ रहे, मतलब इसको इमेजिन कीजिए, कोई वायर अगर है, उस वायर को अगर आप ऐसे पकड़ते हो, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा ना, उस करंट की डायरेक्शन में आप अपने थंब को रख लेना, राइट हैंड के थंब को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो आपके देखो अलोंग द फिंगर होगा, ठीक है, आपके फिंगर के अलोंग होगा, राइट, तो अलोंग द फिंगर होता है। अब आपकी बात आती है कि हम क्या करते हैं कि कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, यहाँ पे देखिए, ये देखिए राइट हैंड थंब रूल्स, राइट हैंड थंब रूल्स को देखेंगे, देखो यहाँ पे आपने अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड को ऐसे पहुँचा, ऐसे, ठीक है, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है,
इस तरीके से। तो इसके ऊपर आपका डायरेक्शन का पूछ सकता है, और यही राइट हैंड थंब रूल्स है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द राइट हैंड थंब रूल्स, राइट हैंड थंब रूल्स क्या है? राइट हैंड थंब रूल्स जो होता है, कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन द मैग्नेटिक फील्ड रैप अराउंड, वही बातें लिखी हुई है। आप इसको मिलना, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन आप देखिए 13.1 का, इसके अंदर है ना, करेंट थ्रू द हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इज टू वेस्ट डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ डायरेक्टली बिलो इट द पॉइंट। आप इसको पढ़ लेंगे। अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल्स वी गेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ बिलो दस द क्लॉकवाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। पढ़ने के बाद नीचे का क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए, मैग्नेटिक फील्ड जो है ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब एक वायर के अंदर जितना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, अब मान लो नंबर्स ऑफ वायर एक ही जगह पे अगर हम लपेट लेते हैं, समझ रहे बात को? मतलब आपने फैन वैन में देखा होगा कि कॉपर की वायर को लपेटा जाता है। इसके पीछे क्या, जितनी ज़्यादा बाइंडिंग होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम्स बढ़ जाएंगे, और जितने मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे बढ़ेंगे मान कर चलिए, ठीक है, तो होगा क्या कि उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्वाइलिंग जो होती है वायर का, तो एक में देखो ऐसा है तो नंबर्स ऑफ टाइम्स होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हेन वायर इज 100 टाइम्स रैप ऑन एनीथिंग, तो हाउ मेनी टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो 100 टाइम्स, मतलब n टाइम्स, जितने लूप होंगे उतने टाइम्स वो बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप पे कोई डायरेक्शन, कोई ये चीज़ें नहीं पूछेगा, बस आपसे पूछ सकता है कितने टाइम्स हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे, द एरिया ऑफ द बिग सर्कुलर वुड appear स्ट्रेट लाइन, एवरी पॉइंट ऑफ द वायर इज कैरिंग current would give rise the magnetic field appearing as the straight line the center of the loop. By applying the right hand rules, it is easy to check that every sections the wire contributes the magnetic field in the same direction within the loop. उस loop में same direction में करेगा तो 100 times हो जाते हैं। अगर single turns, this is because the current is each circular turn has the same direction and the field due to each turns then just add up. जितने टाइम्स होंगे उतने ऐड अप हो जाएंगे। अगर n टाइम्स लूप है तो n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कोई खास क्वेश्चन नहीं। वैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ हम जरूर इसमें डिस्कस करेंगे, सो कन्फ्यूजन नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। अब यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसको आपको समझने की ज़रूरत होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है? देखो भाई, सोलेनॉइड जो होता है एक टेम्पररी मैग्नेट होता है कि बहुत जगह पे आपको पता है इलेक्ट्रिक जो डिवाइस होती है उसमें हमें मैग्नेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोनों इफेक्ट दिखाने होते हैं। तो हमें ऐसा एक चाहिए था कि अगर हम कुछ ऐसा बना पाएँ जिसके अंदर कोई एक चीज़ जो है टेम्पररी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाए, और जब इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाए मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाए। तो उसके बनाने के लिए ये प्रोसेस होता है। एक रोट आयरन लिया जाता है, आयरन आप लोगे, आयरन का रॉड है या सर्कुलर या कोई भी, आपको क्या करना है, उस आयरन के ऊपर कॉपर की वायर को लपेटना, ये खुद भी कर सकते हो, और उस दोनों को लेके एक सेल है, मान के चलिए सेल है ये, इस सेल के दोनों तरफ ऐसे ज्वाइन कर देना, और तब कोई मैग्नेटिक चीज़ लेके इसके ऊपर ऐसे करोगे तो ये चिपकेगा इसके ऊपर। मैग्नेट मत लेना, कोई भी आयरन का चीज़ लेके देखोगे तो मैग्नेटिक बिहेव शुरू कर देगा। दिस इज सोलेनॉइड, ये बना के आप देख सकते हो, और लिखने का भी वही लिखा जाता है। अ कॉइल मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylindrical is called solenoid. It is a temporary magnet but it's very strong magnet. मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे परमानेंट मैग्नेट एंड सोलेनॉइड में क्या डिफरेंस है, तो यू कैन इजिली कि ये जो होता है सोलेनॉइड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका, हाँ, ऑलवेज के ऊपर नहीं रहता है, जब लाइट जाती है तभी लाइट जिस समय तक इसके अंदर करंट होगा तो सोलेनॉइड बनाएगा। अब द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली होगा हर जगह पे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड can be used magnetized a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil
द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर हो गया बात समझ के? देखो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, ये जो एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सोलेनॉइड क्या है? इट टेम्पररी मैग्नेट है। कैसे बनाते हैं? तो आप किसी आयरन रॉड के ऊपर आप कॉपर की वायर को रैप करोगे तो वो होगा। इसके अंदर एवरी पॉइंट पे सब इक्वल होते हैं। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट प्रोड्यूस कराया जाता है एंड प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। तो ये बातें आप याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किताब के अंदर ढूंढते रहोगे कंफ्यूज करेगा। एनसीईआरटी के अंदर जाएंगे तो आपको इजीली अच्छा इतना ही पढ़ना था, ये तो बहुत आसान है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ये समझ जाओ फिर जाओ क्वेश्चन ढूंढने के लिए। अच्छा ये तो हम समझे हैं, फिर उसमें आंसर देखो उसका लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। नहीं समझ में आती है तो अपनी लैंग्वेज बना के लिखो, ठीक है। काफ़ी आसान हो जाता है बातें। समझ गए बात को? तो यहाँ से सोलेनॉइड पूछेगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंने बोला है कि सोलेनॉइड और टेम्पररी सोलेनॉइड एंड परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। तो सोलेनॉइड और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, बनाने का तरीका बता दिया, डायग्राम बता दिए हैं, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या है? कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग द प्लेन ऑफ टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, राइट हैंड थंब रूल्स अप्लाई कीजिए और फिर देखो कि उसमें कौन से डायरेक्शन में होता है। बाकी आंसर डिस्कस करेंगे तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देंगे। अभी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया कि राइट हैंड थंब रूल्स क्या होता है अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे क्वेश्चन को हम जरूर देखेंगे। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके अंदर एक चीज़ जो है ये बना दिया है ए से बी, और एक नॉर्थ से साउथ जो है, मतलब ये एक नाल मैग्नेट इसको बोलते हैं, हॉर्स मैग्नेट। इस हॉर्स मैग्नेट के अंदर क्या किया है, ध्यान से देखो कि जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होगा ये वायर इधर से ऐसे फ्लैक्चुएट होगा, ठीक है, फ्लैक्चुएट होगा। अगर आप कुछ देर बाद क्या करोगे, मैग्नेट की ये नॉर्थ साउथ को चेंज कर दोगे तो फ्लैक्चुएशन की भी डायरेक्शन चेंज होगी, या करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तब भी फ्लैक्चुएशन की डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, ठीक है। तो ये यही चीज़ बताता है, लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द एबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। अगर आप करंट की कंडक्टर की जो डायरेक्शन मतलब उसके करंट ही चेंज कर दोगे तो वो खुद ही उसकी चेंज हो जाएगी, फोर्स ऑल्सो चेंज। नाउ चेंज इज डायरेक्शन इन द फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड इंटरचेंजिंग 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट, इट वंस अगेन ऑब्जर्व। करंट चेंज करो या उस नॉर्थ साउथ को इधर से उधर घुमा दो, दोनों से ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या समथिंग चेंज होगा। ये एक्टिविटी यही चीज़ दिखाता है। समझ गए बात को? तो इस बात से आप समझ लीजिए, साफ साफ लिखा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड गेट रिवर्स्ड। It shows that the direction of the force on the conductor depends on the direction of the current. तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? करंट के डायरेक्शन पे of the magnetic field. Experiment have shown that the displacement of the rod is largest. कब होता है? When the direction of the current is right angle. अगर डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन राइट एंगल में होता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इन सच कंडीशन वी कैन यूज सिंपल रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। कि वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस पे आएगी हमें पता नहीं सर, लेकिन हम कहते हैं आपको पता है। आपको करना क्या है, ये वाला रूल्स अप्लाई करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। कहना कि ये लेफ्ट हैंड निकालो और सबको 90 डिग्री के डायरेक्शन में ऐसे रख दो। अब ऐसे रख दोगे तो साफ साफ दिस इज मोशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन, किधर की तरफ जाएगा ये। अब ये 3 बातें आपको लेफ्ट हैंड से याद हो गया। और जब ये आपको याद है, इससे क्या पता चलेगा कि ओके सर ये मैग्नेटिक, ये याद कैसे रखो, याद कर लेना यार, मदर फादर चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड, मदर फादर चाइल्ड, एम फॉर मोशन, एफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट, करंट आएगा, फील्ड जनरेट होगा, मोशन इसके अलॉन्ग जनरेट होगा। यही है लेफ्ट हैंड रूल्स। और ऐसा कब होता है, जितने भी अब घूमने वाला चीज़, मोटर जो है,
जिससे हम करंट देके वो मूव करता है और उससे कोई चीज़ हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पानी खींचने वाला मोटर है, चाहे वो पंखा हो, फैन हो, कोई भी चीज़ हो, वो लेफ्ट हैंड रूल्स पे ही काम करता है। ठीक है, मैग्नेटिक। अब यहाँ पे लिखा होगा देखो, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स, है ना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मोटर, इलेक्ट्रिक, है ना, डिवाइस द करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो जनरेटर होता है उसके अंदर राइट हैंड रूल्स आगे, जनरेट जो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड करेगा, तो लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन सच नेक्स्ट फ्यू सेक्शन शैल बी स्टडी। बताएगा डिवाइस यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब चीज़ें। तो हम समझे क्या, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स समझ गए, राइट। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन, हम अलग सेक्शन है, पूरे क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो इनके क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सब आपको बता देंगे। देखो इलेक्ट्रिक मोटर या बाकी चीज़ें तो कैंसिल होगी हुई है, आई थिंक। इंडक्शन एक देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसी भी मैग्नेट एरिया को, मतलब किसी भी कंडक्टर और मैग्नेट एरिया में जब हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद आपका क्या होता है, फ्लक्चुएशन, डिफ्लेक्शन, ये होता है। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम किसी मैग्नेट को या कंडक्टर को किसी मैग्नेट एरिया में घुमाएंगे तो उससे क्या होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये वाला सिंपल सी बात ये वाली रहेगी, इसके अंदर लूप होगा, मतलब होल होगा सिलिंड्रिकल, उसके अंदर कॉपर वायर लगा के यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। और इसने क्या किया, एक बंदा ने एक मैग्नेट को लोके और मैग्नेट को ले गया और तेज़ी के साथ ऐसा खींचा, तो देखा कि भाई गैल्वेनोमीटर में जो वायर है ना, ये इस तरह से फ्लक्चुएट हो गया। तो समझ गया, अच्छा जब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा था। अब अगर हम इस मैग्नेट को तेज़ी से घुमाएंगे, मतलब मैग्नेटिक एरिया को हम उस सर्कुलर लूप में मूव कराएंगे, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अब इसी बात से हुआ कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम अब घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो क्या हम साइकिल चलाएंगे, वहाँ पे लगा देंगे मैग्नेट को, वो इलेक्ट्रिसिटी घूम होने लगता है। गाड़ी में, इन सभी चीज़ में क्या हो गया, इन्हीं कॉन्सेप्ट से तो बनना शुरू हुआ। हाँ, फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा जनरेटर है शादी वादी में देखते हैं, वो एक मशीन में मैग्नेट एरिया होता है, इतना बड़ा मोटर, उसके अंदर मैग्नेटिक को घुमाने के लिए उस पहिए से जोड़ दिया जाता है, याद होगा, और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए यही करंट है। तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेट एरिया में कंडक्टर को मूव कराओ, या मैग्नेट एरिया में कंडक्टर को मूव कराओ, या कंडक्टर के एरिया में मैग्नेट को मूव कराओ, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए होता है। समझ में आ गया बात। तो मोशन ऑफ मैग्नेट विद रिस्पेक्ट टू, हमें समझने की, हमने समझ लिया, अच्छा ये बातें हैं, ये बात आ गई। ये फ्राडेज है, जो है ना, माइकल फ्राडे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एंड ही हैड फॉर्मल एजुकेशन, बुक बाइंडिंग शॉप पे, है ना, अर्लियर डेवलप इंटरेस्ट साइंस एंड अपॉर्चुनिटी उनको मिला, तो उन्होंने क्या किया, सम हम्फ्री डेवी, रॉयल इंस्टीट्यूट, ही मेड केयरफुल नोट्स, और इनके ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस का, है ना, इंडक्शन एंड लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, डिस्कवरी किया, और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया, है ना, बहुत सारी डिग्री है उनको इसके ऊपर। इलेक्ट्रिक फ्राडे का आपको इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर करा था। तो आप यहाँ पे देखो, यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ से करंट फ्लो कराया गया, कॉइल 1 2 में देखा गया कि भाई गैल्वेनोमीटर मूव कर रहा है, तो ये करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2 व्हेन करंट इन कॉइल इज चेंज्ड, करंट चेंज होने से भी ये इंड्यूस्ड करता है। तो एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, और इससे हमने जनरेटर ढूंढा, और ये जनरेटर जो होते हैं वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स पे वर्क करता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स पे। इसमें राइट हैंड रूल्स को फिर उसी तरीके से रखोगे, और कहता है कि करंट पहले मूवमेंट ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टर को मूव कराओ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड करंट है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है आपके पास। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें डिपेंड करता है, आइए भाई। तो ये जनरेटर जो है, वैसे इसकी पूरी वर्किंग कट गई है, लेकिन इसके ऊपर
ही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। जब लिखना होगा तो क्या लिखोगे, सेम आप डायग्राम बनाओगे राइट हैंड का, और डायग्राम बनाने के बाद बताना है कि भैया ये जो है इसके अंदर भी वही चीज़ है। देखो एम फॉर मूवमेंट याद रखना है, उसमें मोशन था, इसमें मूवमेंट याद रखना है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है, और नीचे करंट इंड्यूस्ड याद रखना है। ये 3 बातें याद रखोगे और इसी बात को लिखना है कि ये डायरेक्शन होती है, इससे क्या होती है कि करंट इंड्यूस्ड होती है, और करंट इंड्यूस्ड होने से हमारा बहुत सारा रूल्स काम हो जाता है। सिंपल रूल इज कॉल्ड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स। लिखने के लिए इफ द 4 फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन of the current, then the middle finger will show the direction of induced current. This simple rule is called Fleming left hand rules. तो यहाँ से आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे आपको आसानी होगा लिखने में। डायरेक्ट इसको याद करेंगे तो समझ में आ गया। एनसीईआरटी का बुक निकालिए, ये तो समझने वाला था, इसे लिखूक तो रहे नहीं है, बाद में डायग्राम वगैरह बना लेना। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स है, राइट हैंड रूल्स का, थंब रूल्स का, है ना। फिर डायरेक्शन कैसे कैसे इंड्यूस का, कैसे डिफ्लेक्शन होगा, ये बातें याद रख लेना, ठीक है। आइए बातें, इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर आप वर्किंग नहीं पढ़ना है, वर्किंग बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखोगे, एक तो एसी और डीसी में डिफरेंस याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, जो हम घर में जो करंट आ रहा है अल्टरनेट करंट है, जाता है, रिवर्स भी करंट आ रहा है। डायरेक्ट करंट में डायरेक्ट आता है और काफ़ी हार्मफुल होता है। अगर आपको एक बार आप सोचते हो कि बैटरी से तो हमें करंट नहीं लगता है, डीसी है सर, ये छोटा सा है, लेकिन जो जैसे आपके घर में अगर डीसी रखा होगा ना, क्या उसको बोलते हैं, इन्वर्टर, उससे निकलने वाले करंट अगर आपको लग गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो करंट, ऐसा होता है जो छोड़ता नहीं है। तो डायरेक्ट करंट ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये तो एक बार करंट मारेगा तो बीच में छोड़ता भी है, जिस बीच में आपको निकलने का चांस देता है। यहाँ पे आपको वी हैव सीन द वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग कम्युनिकेटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्किंग स्प्लिट रिंग कम्युनिकेटर्स कभी कभी ये पूछ देता है। 10 अनडायरेक्शनल करंट इज प्रोड्यूस्ड, द जनरेटर इज दस कॉल्ड डीसी जनरेटर। डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेट करंट, ये मैंने बता दिया है। इसमें स्प्लिट रिंग क्या करता है, करंट को स्प्लिट करता है। यहाँ पे लिखा होगा, एक बार पढ़ लेना, कहीं कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है। आफ्टर हाफ रोटेशन, ये देखो ना यहाँ पे इधर से ये रिंग है ना, करंट कैसे अल्टरनेट करता है ये चीज़ें बता रहा है, कभी इधर कभी इधर, यहाँ चिपक रहा है यहाँ चिपक रहा है। तो ये आपको बनाने नहीं है, बस स्प्लिट रिंग का काम आपको याद कर लेना है। ये हमने नीचे लिखा हुआ है स्प्लिट रिंग का काम, यहाँ पे लिखा है ना, ये रहा वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग कम्युनिकेटर होता है, कम्युनिकेटर इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये बातें याद रख लीजिएगा। बाकी कुछ नहीं याद रखना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको पता ही है 220 वोल्टेज करंट हमारे पास आता है, 220 वोल्टेज करंट हमारे पास आता है। ये डायग्राम याद कर लीजिएगा। 220 वोल्ट करंट हमारे घर में पोल पर से आता है, ठीक है। आजकल तो 2 वायर आ रही है, पहले एक ही वायर आता था और फिर हम लोग घर में अर्थिंग लगा लेते थे। अभी भी गाँव में जहाँ जहाँ होगा एक बार ला के अर्थिंग लगा लेंगे तब भी हमारा करंट होने लगता है, सप्लाई मतलब लाइट आ जाती है। अब 2 आती है, एक हमें अर्थिंग वायर लेने पड़ते हैं। तो देखो ये 2 है, एक लाइव वायर और दूसरा नेचुरल वायर। 2 हमारे पोल के एरिया से आता है। आने के बाद क्या होता है, ये देखोगे इलेक्ट्रिक बोर्ड पे फ्यूज लगा होता है, ताकि अगर कुछ भी वोल्टेज का इधर उधर हुआ तो ये फ्यूज ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये फ्यूज ब्रेक होने से होगा क्या कि आपके घर के अंदर जितना इलेक्ट्रिक डिवाइस है वो सेफ हो जाएगा। तो लाइव वायर का कलर पूछ देगा, रेड कलर याद रखिएगा। नेचुरल वायर ब्लैक, अर्थ वायर ब्लू कलर का होता है। वैसे कोई वायर कहीं यूज़ कर देता है तो लोग कर लेता है, लेकिन कल को अगर हम किसी दूसरे मैकेनिक को बुलाएंगे, वो सोचेगा ये ब्लू है और इसमें हम अगर ये लगा दिए तो ब्लास्ट हो सकता है। तो इस वजह से एक साइंटिफिक कलर्स दिए गए कि इनके लिए यूज़ होगा, इनके लिए यूज़ होता है। फिर मीटर में आती है, मीटर में जो बिल उठा, फिर यहाँ से सारे जगह आपके घर में जहाँ पैरेलल में आपको लगाने हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि अगर कभी रिवर्स करंट आता है किसी डिवाइस से, तो वो अर्थिंग जो है ना, ये गोला जो ऊपर में देखते हैं बड़े वाला, वो अर्थिंग क्या करता है, खींच के ले जाती है अर्थ के अंदर, तो आदमी सेफ हो जाता है। और नहीं तो फिर दूसरा जो तरीका है उसमें तो मारता है तो पट हो जाता है सीधा। तो इसी वजह से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये अर्थिंग होना चाहिए। पहले लोग पैसा बचाने के लिए अर्थिंग डालते नहीं थे, आजकल लोग तो समझ गए, समझदार हो गए तो अर्थिंग डालते हैं। तो एक बार में देखो कभी कभी तीसरा रहता ही नहीं है,
है ना। 3 वायर देखो, अगर आप आयरन देखोगे तो उसके अंदर 3 प्लग होता है ना। तो ऐसे प्लग तो आप पहले भी क्या होता था, जिसके घर में नहीं होता था उसके घर में कंप्यूटर डिवाइस ज़्यादा ख़राब होते थे। अगर आपके घर में अर्थिंग पहले से लगा हुआ है तो आपके डिवाइस सेफ रहेंगे, ठीक है, करंट से आप बचे रहेंगे। जो करंट का झटका बाद में आता है वो नहीं होगा। तो यहाँ से क्या पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस, लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस विच सेव अदर डिवाइस, ठीक है। डिफरेंट पहले आते थे और ऐसे पहले होते थे, आपको भी पता है, इसमें ऐसे लगा होते थे, ये वायर लगा होता था, यूँ लगा दिए फ्यूज। आजकल एमसीबी लग जाता है, ठीक है ना, तो एमसीबी से सेफ हो जाता है। आजकल तो बहुत सारी चीज़ ऐसे आ गए कि आपके घर में कुछ हो नहीं सकता अगर अच्छे चीज़ें लगा रखे हो तो, ठीक है। अब 2 बातें इसमें ध्यान रखना है आपको, और वो है शॉर्ट सर्किट। 2 बातें में, एक बात तो हो गया शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट का शॉर्ट हो जाना। दूसरा शॉर्ट सर्किट और क्या होगा, एक आएगा शॉर्ट सर्किट और दूसरा आता है हाई वोल्टेज का क्या होता है, ओवरलोडिंग। 2 बातें आती है। एक शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि 2 अलग वायर अगर कनेक्ट हो जाता है और उससे कोई इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट होता है आपके घर में तो उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और एक होता है कि पोल पे ही पहले क्या होता था, हवा चलता था, 2 वायर ऐसे चिपक जाते थे। आजकल तो खैर वायर एकदम, अब एक पोल है दूसरे पोल पे पहले ऐसे 3 वायर ऐसे जाता था, और तीनों वायर में क्या होता था, धीरे धीरे टंगे ये गर्मी के दिनों में ऐसे थोड़ा सा लटक गया, अब ये इसके साथ चिपक गया, तो क्या होता था, डबल वोल्टेज आ जाते थे, जिसको 440 बोलते हैं। तो हमें याद है जब हम लोग बच्चे थे तो सारा एकदम से ब्लास्ट, पट 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 पट, सारे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे, लोगों का बल्ब 100 वाट का बल्ब जो ज़्यादा लगाते थे हैं तो फटाफट उड़ जाते थे, जिसके कारण से होता था क्या, उसको बोलते थे ओवरलोडिंग, ठीक है। तो एक बात आ गई, ओवरलोडिंग याद कर लेना आप, दूसरा शॉर्ट सर्किट याद कर लेना, एंड तीसरा फ्यूज याद कर लेना, चौथा इन कलर को याद कर लेना। ज़्यादा मैं नहीं करना याद, इन कलर को याद कर लेना, ठीक है, किस किस कलर का है, बस ये याद कर लेना। एमसीबी का फुल फॉर्म याद कर लेना। तीसरी बात, आपको जनरेटर किस पे डिपेंड करता है, मोटर किस पे डिपेंड करता है, इसके अंदर स्प्लिट रिंग का बता दिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग थम्स रूल, सोलेनॉइड एंड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बहुत हो गया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरीके की बातें आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। सो इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, और मिलते हैं हम इसके बाद एक न्यू चैप्टर के अंदर, फिर इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले याद कर लो फटाफट, ताकि न्यूमेरिकल के साथ रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी और आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।